राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव एक जबरदस्त मुकाबले में संपन्न हुए। इस बार सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव में 5 उम्मीदवार थे। सभी उम्मीदवार पूर्ण समर्पण एवं विश्वास के साथ चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन क्रिकेट के खेल में जिस तरह कपिल देव के आते ही बाजी पलट जाती थी, वही सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव में हुआ। कपिल देव के चुनाव मैदान में आते ही कर्मचारी साथियों का अभूतपूर्व समर्थन मिला और उन्होंने कुल मतों के 41% मत प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13% मतों के अंतर से अर्थात 149 मतों के अंतर से पराजित कर विजय सिद्धि प्राप्त की। ये जीत इनकी जीत नहीं है, ये इनके सद्व्यवहार की, इनके सहयोग, सभी के दे आदर भाव सम्मान की है। इनके प्रति सभी का आशीर्वाद बना रहे, ये इस पद पर आसीन हों जिसमें सभी कर्मचारियों का सहयोग रहा ही। विशेष रूप से इनकी टीम एवं इनके समस्त साथी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें अध्यक्ष निर्वाचित करवाने के लिए जी जान से जुट गए। श्री कपिल देव को संघर्ष विरासत में मिला है। इनके पिताजी श्री श्रवणलाल जी गुर्जर बिजली विभाग में ड्राइवर थे, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। श्री कपिल देव भी MSc ज्योग्राफी, MA पॉलिटिकल साइंस एवं M.Ed हैं और उन्हें B.Ed कॉलेज में 5 वर्ष एवं विद्यालय में 6-7 वर्ष अध्यापन का अनुभव है। सचिवालय में भी आप वर्ष 2013 से कार्यरत हैं। माना अगम अथाह सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबा रजधारों में साहस को स्वीकार नहीं। निश्चित रूप से ये परिश्रम से अपने दृढ़ निश्चय से इस पर अपनी सफलता सिद्ध कर ही देंगे। यह हमें पूर्ण विश्वास है कि इनकी व्यवहारिकता, कुशलता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सभी कर्मचारियों का कार्यालय में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण देखा जा सकता है, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो उससे न केवल कार्यालय की समस्त समस्याओं का समाधान होगा, इसके साथ साथ समस्त कर्मचारी दोगुने उत्साह से, संपूर्ण क्षमता से अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो सकेंगे। अब मैं श्री कपिल देव, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा वे कार्यकारिणी की घोषणा करें एवं अपना उद्बोधन दें। श्री कपिल देव। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि जननायक आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री, समारोह की अध्यक्षा श्रीमती उषा शर्मा जी, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर, सचिवालय के कर्मचारी संघ के माननीय पूर्व अध्यक्षगण, सचिवालय के अन्य संघों के माननीय अध्यक्षगण, राजस्थान सरकार के उपस्थित सम्मानीय अधिकारीगण एवं उपस्थित मेरे सम्मानीय अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, दिनांक 13 अप्रैल 2022 को राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में आपके बीच एक छोटे से संघ के सिपाही को आपने संघ का नेतृत्व सौंपा। सचिवालय की परंपरा के अनुसार संघ की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष आभार कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता के कल्याण में विकसित राजस्थान की स्थापना के अपने स्वप्न को पूर्ण करने की कठिन तपस्या के दौरान अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए आप अवश्य समय निकाल लेते हैं। माननीय गहलोत साहब की उपस्थिति सदैव ही हम सचिवालय परिवार के कर्मचारियों के लिए मुखिया के सानिध्य के भान करवाती है। माननीय, निश्चित तौर पर आज इस अवसर पर मैं राज्य की लोक कल्याणकारी नीतियों के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत रहने एवं उन्हें पंक्ति के अंतिम खड़े नागरिक तक पहुंचाने हेतु आपको बधाई देना चाहता हूं। आपका मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल निश्चित तौर पर स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया जी के उपरांत सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की जनता को नित्य नवीन तोहफे कल्याणकारी योजना के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज आपके पिछले कार्यकाल की महत्वाकांक्षी परियोजना बाड़मेर रिफाइनरी का जिक्र मैं अवश्य करना चाहूंगा, जिसकी गति 14 से 18 के दौरान रुक गई थी। अन्यथा संभवतः पिछली राजस्थान की यह परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की परियोजना निश्चित तौर पर राज्य की GDP को कम से कम 15 से 20% का इजाफा करवाती। हमें विश्वास है कि आपके इस कार्यकाल की यह महती प्रयासों के कारण अगले कुछ वर्षों में रिफाइनरी के राज्य की GDP व राजस्व आय 25 से 35% का इजाफा होगा। लाखों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ ही जीवन के स्तर में वृद्धि होगी। पिछले कार्यकाल में निःशुल्क दवा योजना को आगे बढ़ाते हुए आपने प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार रूप देते हुए सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क जांच, दवा व पूर्ण उपचार की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना,
एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के बारे में निरोगी राजस्थान के संकल्प को का ही परिणाम है, जिसके द्वारा राज्य की जनता को राजकीय व निजी क्षेत्र के अनुमोदित अस्पतालों में निःशुल्क इलाज व दुर्घटना की स्थिति में बीमा धन दिए जाने की जीवन सुश्रुवा की व्यवस्था की है। जहां तक राज्य के 10 लाख कर्मचारियों का सवाल है, पिछले कार्यकाल में आपके द्वारा डॉक्टर कृष्णा भटनागर कमेटी एवं डॉक्टर गोविंद शर्मा की सिफारिशों को लागू कर अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार का प्रयास किया। यद्यपि चुनाव के उपरांत गठित नवगठित सरकार ने 2014 से 18 के दौरान वेतन कटौती की। आपके द्वारा विभिन्न सेवाओं में अनेकों नव पद सृजित किए गए, परंतु उन्हें समाप्त कर दिया गया, जिसके राजकीय सेवा पदोन्नति के अवसर पुनः कम हो गए। यह वही सरकार थी जिसने 2003 से 8 के कार्यकाल के दौरान राजकीय कार्मिकों के परीक्षा काल में बेहद कम राशि के रूप में नियत पारिश्रमिक पुरानी पेंशन योजना की समाप्ति एवं अंशदायी पेंशन योजना को लागू करने 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा वापस लेना 20/1/2006 से नियुक्त कार्मिकों की परीक्षा अवधि को किसी भी उद्देश्य से यथा पेंशन, पदोन्नति के अनुभव आदि के लिए नहीं गिनने का निर्णय लेते हुए राज्य कर्मियों को 2 वर्ष के लिए परीक्षा काल के दौरान बंधुआ मजदूर के रूप में घोषित कर दिया था। आपने वर्ष 2009 में पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात सचिवालय कर्मचारी संघ के आग्रह पर सर्वप्रथम अधिसूचना दिनांक 26/4/2011 के द्वारा 20/1/2006 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों की 2 वर्ष की परीक्षा अवधि को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करते हुए उक्त सेवा की गणना पेंशन, अनुभव व अन्य सभी सेवा लाभों के आदेश जारी करवाए। इसी कड़ी में आप द्वारा हाल ही में 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कार्मिकों को अंशदायी पेंशन योजना से निजात दिलाते हुए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को जोड़कर उन्हें व उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का जो ईश्वरीय कार्य किया है, उसके लिए पूरा कर्मचारी जगत की तरफ से मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहने का अवसर प्रदान करें, ताकि जनता की आप इसी प्रकार सेवा करते रहें। इसके साथ ही आपके द्वारा कोविड-19 में उत्पन्न विषम परिस्थितियों एवं कर्मचारी को निश्चित आमदनी पर बढ़ने वाले स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के दृष्टिगत अत्यंत संवेदनशील निर्णय लेते हुए उन्हें निःशुल्क उपचार दिए जाने और महत्वपूर्ण कदम के रूप में राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर के लिए आरजीएचएस की घोषणा की गई, जिसमें समस्त राज्य कर्मचारियों को सरकारी व गैर सरकारी अनुमोदित अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी की एक समान निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ। श्रीमान, लोकतंत्र में मुखिया जब अपने आपको जनता का सेवक अथवा ट्रस्टी समझकर निर्णय लेता है तो निश्चित तौर पर जनता लाभान्वित होती है। आपने इसी अनुरूप जनता के प्रति संवेदनशील भावनाओं एवं गुड गवर्नेंस के संकल्प के फलस्वरूप जन सेवा के अकल्पनीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अतः मान्यवर, मैं भी सचिवालय कर्मचारियों की 2-3 छोटी एवं सीमित राजकोषीय भार वाली समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, 12 अगस्त 2013 को संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में आपने इसी मंच से उसी समय तत्कालीन अध्यक्ष के आग्रह पर सचिवालय सेवा के कैडर स्ट्रेंथ के 8% पदों के आधार पर उच्चतम पद पर वरिष्ठ शासन उप सचिव की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप 37 पद सृजित किए जाकर 2013-14 से 15-16 तक पदोन्नतियां कर दी गई, परंतु 13 से 18 की उक्त सरकार के पदों को घटाकर 14 कर दिया गया। आज आप पुनः मुख्यमंत्री के रूप में इसी मंच पर विराजमान हैं, जिस कारण जनता के हितार्थ रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो व अन्य परियोजनाओं को उक्त कार्यकाल में रोका गया, परंतु आप द्वारा तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करते ही उक्त परियोजनाओं को पुनः जीवित किया गया। इसी प्रकार मेरा आपसे आग्रह है कि आज आप दिनांक 12 अगस्त 2013 की उक्त घोषणा के आधार पर राजस्थान सचिवालय सेवा के वरिष्ठ शासन उप सचिव के पदों की संख्या आपकी पूर्व घोषणा के अनुसार कैडर का 8% अथवा पूर्व के अनुसार 37 पद किए जाने की घोषणा करें। निश्चित तौर पर यह 21 अतिरिक्त पदों का सृजन राजकोषीय भार
पर तो मामूली भार होगा, परंतु तोड़ने वालों को यह संदेश जरूर मिलेगा कि लोकतंत्र को तोड़ने की अपेक्षा जोड़ने का काम महत्वपूर्ण है। महोदय, संघ की पिछली कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में आप द्वारा बजट में संघ की पदों संबंधी मांग का सकारात्मक निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया था, जिसके क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा कार्योत्तक औचित्य के आधार पर 163 नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, जिस पर वित्त विभाग द्वारा नाममात्र पद सृजित कर इतिश्री कर ली गई। इसी के एवज में लिपि ग्रेड द्वितीय के 58 पद भी काट लिए गए, जिससे शासन सचिवालय कार्मिकों में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ है। जबकि हाल ही में कंप्यूटर सेवा अधीनस्थ मंत्रालय सेवा में बड़ी संख्या में उच्च पदों में वृद्धि की गई है। अतः पूर्व में भी वित्त विभाग द्वारा पदों के संबंध में जारी स्वीकृति को रिवाइज कर 1/4/2022 से की स्थिति में अनुभाग अधिकारी व सहायक शासन सचिव के 100 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं परिणाम स्वरूप निम्न पदों पर होने वाली रिक्तियों को भरने हेतु अनुभव में 1/3 शीतलन 50% रिक्त पदों की बाध्यता, जो कि तत्कालीन सरकार द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से कर्मचारियों पर थोपी गई थी, जो मूल नियम में नहीं है, को समाप्त कर दिए जाने का आपसे आग्रह करता हूं। महोदय, राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा के पूर्व पद कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक का पदनाम लिपि ग्रेड द्वितीय व लिपि ग्रेड प्रथम है। इनका पदनाम केंद्रीय सचिवालय की तर्ज पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक व वरिष्ठ सचिवालय सहायक करने का अनुरोध करते हुए मेरा निवेदन है कि हमारा कैडर रिव्यू 2011 के बाद नहीं हुआ है। 2011 में वरिष्ठ लिपिक के 413 पद व सहायक अनुभाग अधिकारी के 400 पद थे। ये आज भी जो के तो बने हुए हैं। अभी हाल ही में समकक्ष अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के लगभग 20% पदों की संख्या में वृद्धि की गई। उसी के अनुसार हमारे राष्ट्रपति समक का कैडर पुनर्गठन करते हुए 1/4/2022 की स्थिति में 140 लिपिक ग्रेड प्रथम व 60 पद सहायक अनुभाग अधिकारी के बढ़ाए जाने की घोषणा करें, ताकि शासन सचिवालय की फुलवारी में रोपित नए पदों को अर्थात नए कार्मिकों को पदोन्नति का खाद मिल सके और वो इस आंगन की महक को बढ़ा सकें। हाल ही में विभिन्न विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य व्यवस्था के नाम पर विधि विरुद्ध तरीके से इच्छित स्थान पर पदस्थापित कार्मिकों को पुनः मूल स्थान पर लौटाया गया है। वर्तमान में सचिवालय में भी मिलीभगत से अन्य सेवाओं के सैकड़ों कार्मिक पद विरुद्ध नियम विरुद्ध तरीके से शासन सचिवालय में कार्यरत हैं, जिससे न केवल सचिवालय सेवा की कार्यप्रणाली एवं गोपनीयता प्रतिकूल प्रभावित हो रही है, बल्कि राज्य सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इस मुद्दे को संघ के द्वारा अनेक बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है, परंतु उच्चाधिकारियों द्वारा इस संबंध में आज दिनांक तक कोई निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं की गई। अतः निवेदन है कि सचिवालय के अन्य सेवाओं के नियम विरुद्ध तरीके से कार्य सभी कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से मूल विभाग हेतु कार्य मुक्त करने के निर्देश प्रदान करावें। महोदय, काफी समय से और भी डिमांड जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं, जिनमें 37 का प्रकरण है और छूट का प्रकरण है, उनके संबंध में भी कार्मिक विभाग को और माननीय मुख्य सचिव महोदया को निर्देशित प्रदान कराएं, ताकि हम बार बार आप तक नहीं पहुंच पाते तो हमारी मांगों को समुचित रूप से निराकरण करवा सके, ताकि कर्मचारियों को बार बार पीड़ा का और शासन सचिवालय के कर्मचारियों में निराशा का भाव उत्पन्न ना हो। शासन सचिवालय जो कि शासन की रीढ़ की हड्डी है, और आप हर बार मन से यही घोषणा की है कि शासन सचिवालय ही हमारे द्वारा जो नीतियां या बनाई जाती है या जो कही जाती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए शासन सचिवालय में नीतियों का निर्माण होता है। जहां नीतियों का निर्माण होता है, वहां के कार्मिक में अगर निराशा होगी तो उसका कार्य प्रभावित होगा। तो मेरा निवेदन आपसे यह है कि हमारे सहायक अनुभाग अधिकारी और लिपिक ग्रेड प्रथम के साथ साथ सहायक शासन सचिव व अनुभाग अधिकारी के पदों की संख्या में वृद्धि करने का घोषणा करने का श्रम करावे। सचिवालय परिवार के सदस्यों की बड़ी संख्या में एक जगह बैठने के स्थान का अभाव है। दृष्टिगत 15 अगस्त 2013 को आपके द्वारा तत्कालीन संघ के अध्यक्ष के आग्रह पर 1100 व्यक्तियों की क्षमता के ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसकी आज दिनांक तक पालना नहीं की गई। अतः आपसे उक्त घोषणा की पालना में सचिवालय के 1100 व्यक्तियों की क्षमता का ऑडिटोरियम बनाने के निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।
पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप द्वारा हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए कार्यक्रम में पधारने पर आपका अभिनंदन। इस कामना के साथ भविष्य में भी राज्य के नेतृत्व ईश्वर आपके हाथों में रखे, लंबे समय तक राज्य की जनता का कल्याण करते रहेंगे। मैं कपिल देव, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के संविधान की धारा 8(ख) में प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में निम्नलिखित सदस्यों के संघ की कार्यकारिणी समिति में उनके नाम के सम्मुख अंकित पदों को पर एतद द्वारा मनोनीत करता हूं। वीरेंद्र प्रताप सिंह राणावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। पंकज कुमार सोकरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। शिवशंकर शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हेमंत सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अनिल कुमार मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। लोकेश साहू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। गजेंद्र सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। गोपाल लाल मीणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सुनील वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। दिनेश कुमार, उपाध्यक्ष। रजनी, उपाध्यक्ष। ललित कुमार, उपाध्यक्ष। कैलाश मीणा, उपाध्यक्ष। गजय सिंह चारण, उपाध्यक्ष। नीतू टाक, उपाध्यक्ष। रीना पिंगोलिया, उपाध्यक्ष। मनोज कुमार मीणा, उपाध्यक्ष। पवन कासोटिया, उपाध्यक्ष। विष्णुदत्त शर्मा, उपाध्यक्ष। गजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष। विवेक चौधरी, उपाध्यक्ष। प्रकाश सैनी, उपाध्यक्ष। कपिल वर्मा, महामंत्री। संतोष किरोड़ीवाल, कोषाध्यक्ष। विनोद कुमार धाकड़, संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता। हेमपाल गुजर, संयुक्त महामंत्री। रोशनलाल मीणा, संयुक्त महामंत्री। अश्वनी कुमार, संयुक्त महामंत्री। रामावतार मीणा, मंत्री। मनोज कुमार पवार, मंत्री। कमलेश कुमार मीणा, मंत्री। किरण शर्मा, मंत्री। गुलाब कुमार, मंत्री। मनराज मीणा, मंत्री। नरेश मीणा, मंत्री। सुशील वर्मा, मंत्री। बंटी गोचर, मंत्री। महादेव पोषवाल, मंत्री। विजेंद्र सिंह, मंत्री। भोम सिंह यादव, मंत्री। बाबूलाल वर्मा, मंत्री। शैलेश कुमावत, मंत्री। प्रदीप सिंह राठौड़, मंत्री। कविता मीणा, संयुक्त मंत्री। अशोक कुमार गुजर, संयुक्त मंत्री। श्रीकांत कुमावत, संयुक्त मंत्री। वेद प्रकाश, संयुक्त मंत्री। निर्मल सैनी, संयुक्त मंत्री। मोहम्मद ओसामा खान, संयुक्त मंत्री। राहुल मीणा, संयुक्त मंत्री। विक्की कुलदीप, संयुक्त मंत्री। अंजलि गुप्ता, सांस्कृतिक मंत्री। निशा महावर, महिला कल्याण मंत्री। पिंकेश वर्मा, खाद्य मंत्री। गिरिराज सिंह, संगठन मंत्री। विजयपाल, आवासन मंत्री। गोपाल प्रसाद, प्रचार मंत्री। शिवानंद चावला, स्वास्थ्य मंत्री। देवव्रत मीणा, खेल मंत्री। युवराज सिंह, परिवहन मंत्री। और विकास कुमार, कार्यालय मंत्री। धन्यवाद कपिल जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपना नाम बोलेंगे जब मैं बोलूँ, ठीक है। मैं राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पद का नाम बोलो। पद पर मनोनीत किए जाने पर ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं संघ व अपने पद की प्रतिष्ठा व गोपनीयता को
पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर कर्मचारी कल्याण एवं जनहित में कार्य करूंगा तथा संघ के संविधान के अनुरूप सभी मर्यादाओं का पालन करूंगा एवं अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाते हुए राज्य की जनता के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील रहूंगा। इस पर मेरी रक्षा करें। बहुत बहुत बधाई, आप सबको बधाई है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि नवगठित कार्यकारिणी को माल्यार्पण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह राणावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। वरिष्ठ उपाध्यक्ष की श्रृंखला में मैं आगे करूंगा पंकज कुमार सौकरिया, श्री शिव शंकर शर्मा, श्री हेमंत सैनी, श्री अनिल कुमार मीणा, श्री लोकेश साहू, श्री गजेंद्र सैनी, श्री गोपाल लाल मीणा, श्री सुनील वर्मा। उपाध्यक्ष की श्रेणी में अनुरोध करूंगा श्री दिनेश कुमार, रजनी, ललित कुमार, कैलाश मीणा, गजय सिंह चारण, नीतू टांक, रीना पिंगोलिया, मनोज कुमार मीणा, पवन कांसोटिया, विष्णु दत्त शर्मा, गजेंद्र शर्मा, विवेक चौधरी, प्रकाश सैनी एवं श्री कपिल वर्मा महामंत्री, संतोष क्रोडीवाल कोषाध्यक्ष, विनोद कुमार धाकड़ संयुक्त महामंत्री एवं प्रवक्ता, हेमपाल गुर्जर संयुक्त महामंत्री, रोशनलाल मीणा संयुक्त महामंत्री, अश्विनी कुमार संयुक्त महामंत्री, रामावतार मीणा की श्रृंखला में मंत्री की श्रृंखला में रामावतार मीणा, मनोज कुमार पवार, कमलेश कुमार मीणा, किरण शर्मा, गुलाब कंवर, मनराज मीणा, नरेश मीणा, सुशील वर्मा, बंटी गोचर, महादेव पोजवाल, विजेंद्र सिंह, भूम सिंह यादव, बाबूलाल वर्मा, शैलेश कुमावत, प्रदीप सिंह राठौड़, कविता मीणा संयुक्त मंत्री, अशोक कुमार गुर्जर संयुक्त मंत्री, श्रीकांत कुमावत संयुक्त मंत्री, वेद प्रकाश संयुक्त मंत्री, निर्मल सैनी संयुक्त मंत्री, मोहम्मद उस्मान खान संयुक्त मंत्री, राहुल मीणा एवं विक्की कुलदीप संयुक्त मंत्री, अंजलि गुप्ता सांस्कृतिक मंत्री, निशा महावर महिला कल्याण मंत्री, पिंकेश वर्मा, गिरिराज सिंह, विजयपाल आवासन मंत्री, गोपाल प्रसाद प्रचार मंत्री, शिवानंद चावला स्वास्थ्य मंत्री, देवव्रत मीणा खेल मंत्री, युवराज सिंह परिवहन मंत्री एवं विकास कुमार कार्यालय मंत्री। शौर्य युक्त राजस्थान की हर बाला हर स्थिति सर्वाणी कल्याणी और सुरधरणी है। बालिका शक्ति, आदि शक्ति, नारी शक्ति पर हम सभी गौरवान्वित हैं।
राजस्थान की नारी शक्ति के प्रतीक मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा जी पर हमें गर्व है। अब मैं अनुरोध करूंगा मुख्य सचिव महोदया से कृपया उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष श्री कपिल देव एवं उनकी कार्यकारिणी, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गेरा जी, शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्रीमती मैडम आरती डोगरा जी, जॉइंट सेक्रेटरी रविंद्र गोस्वामी जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी कर्मचारी साथी, पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री कपिल देव एवं उनकी कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी ये जानते हैं कि शासन सचिवालय राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, जहां से समस्त नीति निर्धारण, योजनाओं का क्रियान्वयन और बहुत इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, जिससे प्रत्येक प्रदेशवासी को राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का समुचित लाभ मिलता है। शासन सचिवालय में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी कार्मिक राज्य सरकार की इन योजनाओं में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता है और उनके द्वारा जितने कार्य किए जाते हैं, राज्य के प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उसका अनुसरण होता है। शासन सचिवालय की जो कार्य पद्धति है, उसका सीधा सीधा प्रभाव जिला स्तरीय सरकारी तंत्र की कार्य पद्धति पर भी पड़ता है। दक्षता पर बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहता है। आम जन की समस्याओं का स्पीडी डिस्पोजल कैसे हो सके, उसमें भी आप सभी शासन कार्मिकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और हमारा सदा यही प्रयास रहता है कि हम सभी जितने भी कार्मिक कार्यस्थल में कार्यरत हैं, उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं, उसका हम किस तरह से हम जो है सेंसिटिव होके उसको हम अटेंड करें और उनको समुचित जो है लाभ दे सकें। इसके साथ ही जितने भी लोग यहाँ पोस्टेड हैं सचिवालय में, उनकी नियमित डीपीसी कैसे हो सके, उनकी सेवा संबंधी जितने भी प्रकरण हैं उनका समयबद्ध रहते किस तरह से निस्तारण हो सके, इसके प्रति हमारा विशेष ध्यान रहता है। जहाँ तक नवीन भर्ती का प्रश्न है, राज्य सरकार रिक्त पदों की भर्ती के लिए अत्यंत संवेदनशील है और इस क्रम में मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 70 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 मई 2022 को ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इनकी नियुक्ति बहुत जल्दी ही कर दी जाएगी। इसी के साथ ट्रेनिंग का जहाँ तक प्रश्न है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए शासन सचिवालय में समस्त कार्यरत नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ के माध्यम से, सहायता विभाग के माध्यम से सभी को प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है। सभी को इसका जो है इसमें पूरी जानकारी क्या होनी चाहिए, इसमें सभी को ऑलरेडी जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है। और इसके अलावा जो नोटिसेबल जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदत्त बजट घोषणा की अनुपालना में शासन सचिवालय में जो ग्रामीण और दूर दराज से जो लोग आते हैं, उनको सुविधा के लिए एक रिसेप्शन रूम बना दिया गया है, जिसको अच्छे से रेनोवेट कर दिया और उसको पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाएं उसमें दिला दी गई हैं, जिससे कि जो दूर दराज से लोग मिलने आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, उनको जो है
उनको स्वागत रूम में वो सभी आराम से वो बैठ सकें और उसके बाद जो है वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी गण से मिलके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें। इसके लिए समुचित जो है व्यवस्था उनके रिसेप्शन कक्ष से लेके और जहाँ तक उनको अपने लोगों से मिलना है, पास बनवाना है, वो सब भी अच्छे से उन समस्याओं का भी निस्तारण कर दिया गया है। इसी तरह आप सभी की सुविधाओं के लिए इसी परिसर में एक नया बैंक भी खोल दिया गया है, जिसका कि उद्घाटन 5 अप्रैल को किया जा चुका है और इसमें तमाम जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं, जिससे कि आप बैंकिंग सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें, ये सुनिश्चित कर लिया गया है। सचिवालय को ग्रीन बिल्डिंग कैसे बनाया जाए, इसके तहत जितनी भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका ऑलरेडी एक विजन प्लान बना हुआ है और उसके अंतर्गत सभी कार्मिक विभाग जो है PWD के माध्यम से और अन्य विभागों के माध्यम से इसमें क्या कार्य होना चाहिए उसकी कार्य योजना बना के चरणबद्ध तरीके से उसमें भी कार्य हो रहा है। जैसे कि शासन सचिवालय परिसर में पूर्व में स्थापित सोलर प्लांट के अनुरूप ही एक और 500 किलोवाट का अतिरिक्त सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा शासन सचिवालय परिसर में सिविल विद्युत उपकरणों का रखरखाव एवं नए एनर्जी एफिशिएंट उपकरण लगाए जाने का भी कार्य किया जाएगा, जिससे कि बिजली की खपत जो है उसमें कमी आए। इसी तरह हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस परिसर में और नवीन छायादार सुंदर स्थायी प्रकृति के पेड़ पौधे भी आने वाले समय में लगाए जाएंगे। राज्य सरकार की नीतियों का सुचारू क्रियान्वयन के लिए आप सभी लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में आपकी हमेशा से एक विशिष्ट अहम भूमिका रही है और हमें पूरी आशा है कि जैसे पास्ट में आपने अपना ये जो है भूमिका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाई है, आगे आने वाले समय में भी आप इसी कमिटमेंट के साथ इस भूमिका को निभाएंगे और राज्य में जो है ऐतिहासिक बजट जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में, एक रूप देने में आप पूरी कमिटमेंट के साथ और पूरे कन्विक्शन के साथ उसको पूरा करने में आप जो है अपना विशेष योगदान देंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है और हम ये मान के चलते हैं कि आप हमारी इस अपेक्षा में खरे उतरेंगे। कर्मचारियों की समस्या मुद्दों के निराकरण के लिए सरकार अपनी ओर से सकारात्मक रुख हमेशा से आपके प्रति रखती है और हर संभव प्रयास करेगी कि भविष्य में भी जब कभी आपकी कोई समस्या आप हमारे समक्ष लेके आएंगे उनको पूरी संवेदना के साथ संवेदनशील होके सुन के उसका निस्तारण और निराकरण कैसे किया जा सके पूरा प्रयास उस प्रति रहेगा। मैं पुनः इस अवसर पर नई कार्यकारिणी समिति और अध्यक्ष श्री कपिल देव जी को बधाई देती हूं और उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। परमपिता परमेश्वर की अनोखी सी संतान है ये, प्रेम करना सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये। कांटे देते खुद ही रास्ता, कदम जहां पड़ जाएं इनके, गर्व उल्लास में हम सब डूबें, आज हमारे मेहमान है ये। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन करूंगा, कृपया आशीर्वचन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब। हमारे चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, DOP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेमंत गहरा जी, सेक्रेटरी CM आरती डोगरा जी, रविंद्र गोस्वामी जी सेक्रेटरी DOP,
नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ कपिल देव जी, शिवशंकर अग्रवाल जी, अध्यक्ष अधिकारी संघ पंकज कुमार जी, अभिमन्यु शर्मा जी, शिवजी राम जी जाट, रविंद्र सिंह शेखावत, अन्य सचिवालय सेवा संघ के पूर्व अध्यक्षगण, अन्य कर्मचारी संघों के वर्तमान व निवर्तमान अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं हेमंत, रविंद्र, कपिल देव नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को व इनकी तमाम नई कार्यकारिणी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ में जो समस्याएं हैं कर्मचारियों की भी और राजस्थान प्रदेश की भी, उसमें क्या योगदान हो सकता है, राजस्थान सचिवालय कर्मचारियों का भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि सचिवालय जो है वो एक प्रकार से सुशासन के लिए अति आवश्यक है। बिना सचिवालय उनके कर्मचारी अधिकारी यहाँ बैठ के सारे प्रदेश के भविष्य के फैसले होते हैं और लागू आप लोग करते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पे है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप पे है और उसी रूप में आप हमेशा काम करता है। सरकार ने भी जब सरकार में मुझे आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से अवसर मिला काम करने का प्रथम सेवक के रूप में, चाहे 22 साल पहले मैं था तब भी, फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बना और तीसरी बार अभी आपके सामने मैं आपके बीच में काम कर रहा हूँ। मुझे याद है पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, याद है आपको? 64 डेज स्ट्राइक, नो वर्क नो पे। ये हालात बन गए कि जो हमारे कर्मचारी, वो महेश व्यासी तो भी है नहीं यहाँ पर, आप दिख नहीं रहे हैं वो, तो वो हमारे उस वक्त में मुख्य किरदार थे उस वक्त में। पर संबंध ऐसे जुड़े उस स्ट्राइक के बाद में चुनाव आए, चुनाव में आपने जो गुस्सा था मेरे प्रति, पूरा गुस्सा निकाला आपने। पर उसके बाद में रिश्ते ऐसे भी जुड़े हैं उस घटना के बाद में कि बिना मांगे हुए आपके सब मांगे पूरी हो रही है, बिना मांगे हुए। और तो और 13 के अंदर तो आप सब बैठे हुए हो, क्या क्या फैसले नहीं किए हम लोगों ने आपके हित को देखते हुए। नई सरकार आई तो और तो सब तो बंद किए वो फैसले, वो 250 की स्टेशनरी थी वही बंद कर दी। तो तमाम बातें आपके सामने हैं, पर सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिली आपको। और पहले बार भी जब स्ट्राइक हुई थी तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हो गया, थोड़ी गलती हमारी भी रही, थोड़ी गलती आंदोलनकारियों की भी रही, क्योंकि हमारे स्ट्राइक के बाद में जो संवाद होना चाहिए था आप लोगों से, वो संवाद कायम नहीं हो पाया, क्योंकि हम भी नए नए थे उस वक्त में। तो उसमें आप लोगों ने महसूस भी किया कि अगर संवाद भी होता है तो कई बातें ठीक हो जाती हैं, वो उस वक्त में थोड़ी कमी रही, जो मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ। पर बाद में हमेशा मैंने, क्योंकि पहले भी उस वक्त भी मैंने कहा था स्ट्राइक में कि जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, जब आपने हरदीय जोशी के वक्त में, शिवजन माथुर के वक्त में स्ट्राइक की थी, तो हम लोग तो वो थे जो आप लोगों की पैरवी करते थे वहाँ। और मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया तो मैं आपके खिलाफ हो गया, ये कैसे हो सकता था? पर वो जो कुछ भी हुआ हो गया वो। अब जो आपके अध्यक्ष जी ने कई बातें बताई, तो अभी तो शपथ ग्रहण समारोह में कोई घोषणाएं नहीं होती है। हम भी शपथ लेते थे, आप मालूम है कि खाली 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है।
अब तो आपने जो बताया अभी उत्सव शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपको से बात बताई। आप निश्चिंत रहें, जो जो आपकी मांगे हैं, कुछ तो मांगे बहुत पूरी की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रमोशन के एवेन्यू बहुत खोले आपके। एसीपी का जो अटक गया था पिछली गवर्नमेंट में 30 अक्टूबर 17 के आदेश से एसीपी के संबंधित विसंगति पैदा हो गई, अभी हाल ही में हमने उसको दूर किया है। कुछ एश्योर्ड जो आपका ये जो कैरियर प्रोग्रेशंस, इस पे हमने फैसला कर लिया। वो बहुत बड़ा फैसला था और सब लोग उसमें खुश हुए। और तो और जो बाकी बातें तो आपने काफ़ी की है, और मैं अब आपको RGSS लागू कर दिया, यही बातों से मालूम आपको, मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि आपने फैसले हमने बहुत शानदार किए बजट के अंदर। हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है कि आज आप बताइए चिरंजीवी योजना 10 लाख की योजना, 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा, उसके अंदर कोई दुर्भाग्य से डेथ हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, उसमें 15-20 लाख भी खर्च होते हैं, वो भी सरकार देगी। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। CGHS जो केंद्र में स्कीम है वो लागू कर दी राजस्थान कर्मचारियों के लिए, रिटायरमेंट के बाद में वो लागू रहेगी। अनलिमिटेड कैशलेस इलाज है उसका। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले किए हैं। DPC आपकी एक से अधिक बार कर दी कि भाई प्रमोशन के लिए वेट नहीं करना पड़े। तो ये तमाम मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं उसको क्या बताऊँ आपको। मृतक आश्रितों के लिए हमने बहुत ही शिथिलता दी है, करीब 8,000 के लगभग नौकरी लगी है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हम लोग। और EWS का आरक्षण भी था, उसमें भी कई शर्तें हटा दी, तो बहुत लोगों को आराम हो गया नौकरी लगने के अंदर। तो चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, उसकी क्रिमिनल की बात थी, ये तमाम बातें मुझे मालूम है। मैं तो खुद एक ही चीज़ का ध्यान रखता हूँ। और बजट जो पेश किया गया तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। अब जो NPS OPS जिसको लेके आपने बहुत ताली बजाई, और ये वास्तव फैसला एक ऐतिहासिक फैसला ही है मानवीय दृष्टिकोण से। ये जो फैसला किया है ये हमने सोच समझ के किया, ऐसा नहीं कोई खाली आपको खुश करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कर दिया। ये लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये अगर हम कहते हैं संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, अगर हम कहते हैं, जो 22 साल से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर उसकी भावनाओं की कदर भी करूँ। संवेदनशीलता क्या है, पारदर्शिता क्या है, जवाबदेह प्रशासन क्या होना चाहिए, उसकी मैं कदर भी करूँ और वो लागू करने का प्रयास भी करूँ। उसी के कारण से ये आपका फैसला हुआ है और सबको आश्चर्य हो रहा है। खाली राजस्थान के आप लोगों को नहीं हो रहा है। कल राष्ट्रीय स्तर के तमाम जो पदाधिकारी आए थे जयपुर के अंदर, मुझसे मिलने रात को घर पे आए 200-250 लोग। वो भी आश्चर्य कर रहे थे कि जब आपने जो बजट स्पीच दी तो हम तो उसको सुन रहे थे अपने अपने राज्यों के अंदर, और मैंने भी उनको याद दिलाया मजाक के अंदर। मैंने कहा देखो, मैंने 2004 3 बार 4 बार बोला था असेंबली के अंदर। मेरे को समझने वाले समझ जाएंगे, और आखिर में मैंने घोषणा की तो सब समझने लगे। आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया, विश्वास किसी को नहीं होगा। पर ये घोषणा जानबूझ करके, समझ करके, मानवीय दृष्टिकोण से कि एक कर्मचारी ओल्ड एज पेंशन में है तो आराम से मालूम है कि बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर मेरे को मेरी ज़िंदगी सिक्योर रहेगी, पेंशन भी मिलेगी, डीए बढ़ता जाएगा और कंफर्टेबल मेरी ज़िंदगी रहेगी। आदमी ओल्ड एज में तकलीफ आता है, और नई पेंशन के अंदर पैसा काटना शुरू हो गया, आपका भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कोई बात नहीं। तो जमा कहाँ हो रहा है? जमा हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर। कमाल है, पता नहीं किसने सलाह दे दी उस वक्त में। शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होते ही रहता है।
म्यूचुअल फंड के अंदर मेरे पैसे डूबे हुए बचपन के अंदर म्यूचुअल फंड के 15,000 जमा करवाए थे, 15 ही मिले बाद में मुझे वापस। तो आप बताओ म्यूचुअल फंड और एफडीआर जो है, क्या कहते हैं उसको, शेयर मार्केट के आधार पर जब 35 साल बाद रिटायर होगा कर्मचारी, ये बातें आपको कह रहा हूँ सारी भी सुन रही है, क्योंकि ये दिल्ली में पैर भी यही करेगी ये बात। दिल्ली से आई है वहाँ पर, तो इनको मालूम है सबको, वहाँ समझाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये स्कीम लागू केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, राज्यों को करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मानवीय दृष्टि को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आदमी को मालूम नहीं 35 साल बाद मुझे पेंशन कितनी मिलेगी। ना कोई डीओ की बात उसके अंदर है, ना मेडिकल की बात पता नहीं है कि नहीं उसके अंदर। ह्यूमन राइट कमीशन मना कर रहा था, CNAG जो है उसने कहा अभी 15 साल के बाद में इसके नियम कायदे कुछ बने ही नहीं है, जिनके लाखों लोगों का भविष्य डिपेंड कर रहा हो, उसमें अगर CNAG कहे कि 15 साल हो गए, 15 साल में अभी तक इसके नियम नहीं बने, कायदे नहीं बने, आगे पता नहीं किस रूप में पेंशन मिलने लगेगी, किसी को नहीं मालूम है, वो ऑब्जेक्शन कर रहा था। सेकंड, जुडिशरी कमीशन कह रहा है कि जुडिशरी में हम नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाना चाहते हैं, और 3-4 राज्य सरकारों ने रिव्यू करना शुरू कर दिया। ये फैसला आपका मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा 2 वर्गों के अंदर बांट दिया कर्मचारियों को, ओल्ड और नई पेंशन योजना में, उचित नहीं कहा जा सकता किसी भी रूप के अंदर। इसलिए हम लोगों को फैसला किया मैंने। अब केंद्र सरकार जो है जिस रूप में रवैया अपना रही है, जो आपने पढ़ा होगा अखबार के अंदर कि आपका जो PFRDA जो फंड बना हुआ उसमें जमा होता है, पैसा जमा होता है, केंद्र सरकार राज्यों के कर्मचारियों को करता वो भी, और गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट, उसको वो रोड अटका रहे हैं। कई नेताओं का आशंका थी, हमारे विपक्ष के नेताओं को असेंबली के अंदर भी, आप ये पैसे का क्या करोगे, वापस दे पाओगे क्या? वो मैंने वहाँ असेंबली में क्लियर कर दिया कि इनको पैसा मिलेगा वापस, कोई चिंता करने की बात नहीं। अब मैं आज फिर रिपीट करना चाहूँगा, पूरा जो इनका पैसा है ये कितनी रोड़े अटकाए केंद्र सरकार वाले, पर हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं, नंबर 1, और इसको जो है रिटायरमेंट पे ब्याज सहित मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल जब आए थे केंद्र वाले तो कह रहे आपकी सरकार बदल गई तो क्या होगा, तो मुझे चिंता हो गई है कि मुझे सरकार लानी पड़ेगी वापस। सरकार वापस लानी पड़ेगी कि कोई नई सरकार बने नहीं सके, क्योंकि अभी जब रिफाइनरी की बात की हमारे आपके अध्यक्ष ने, तो मुझे चिंता हो गई कि रिफाइनरी वास्तव में 5 साल डिले कर दिए बिना मतलब। 40,000 करोड़ का बजट था और वो 70,000 करोड़ का हो गया है। 5 साल बिना मतलब बंद कर दी। पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और भागीदारी कम क्यों? अब नई वापस शुरू की उन्होंने, तो वही भागीदारी 26%, पर बिना मतलब 30,000 करोड़ रुपये बढ़ गए उस रिफाइनरी के अंदर। अब ERCP है, उसमें रोड सरकारी केंद्र सरकार, 13 राज्यों की जल पीने के पानी की सिंचाई की प्रॉब्लम है, और भयंकर प्रॉब्लम है। 13 जिले के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, मालूम है क्या स्थिति वहाँ पर है, जयपुर सहित। अनावश्यक रोड अटका रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जयपुर में, अजमेर में वादा करके गए थे राष्ट्रीय योजना जरूर बनाएंगे, इसको आश्वासन दिया, पूरा नहीं कर रहे हैं। वो लड़ाई हमारी चलती रहेगी। इसलिए मैंने कहा आपको, अगर ये जो हमने घोषणा की आप निश्चिंत रहो, ये बदलने वाले नहीं, लागू होकर रहेगी, आपको न्याय मिलेगा। इसलिए इन्होंने जो आपके अध्यक्ष जी ने
कुछ बातें कही हैं मुझे, दो तो मैं अभी उसके लिए कहना चाहूँगा। सचिवालय में हमने तय किया कि एक नई जो है बिल्डिंग बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा संख्या हो गई कर्मचारियों की, बैठने की जगह कम पड़ रही है। ऑडिटोरियम की जो बात की गई थी, उसी के अंदर हम ऑडिटोरियम बना देंगे, उसी में बना देंगे ऑडिटोरियम, नई बिल्डिंग बने, ये मैंने कहा इसकी मैं घोषणा कर दूं। और दूसरा, जो गर्मियों में भी तापमान बढ़ गया और आपकी तकलीफ भी, तो लू कितनी चली, मई और अप्रैल में जो गर्मी पड़ी इस बार, 122 साल का इतिहास है, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। मतलब गर्मी भी प्रीपोन्ड हो गई है। मार्च अप्रैल में पड़ना लू का आप सोच सकते हैं। और वैसे भी अभी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो इसमें तकलीफ आ रही है, स्थिति जो बिल्डिंग की भी है, आपके कूलिंग प्लांट की भी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए बाकायदा पूरा सिस्टम जो अपग्रेड करा जाएगा, गर्मियों के अंदर पूरा अपग्रेड करेंगे तो इसमें कोई तकलीफ नहीं आए। और उद्धव शर्मा जी को मैंने कहा कि आप खुद देखें इस काम को कि कैसे आप सचिवालय में हमारे जितनी साथी है, जो कपिल देव जी ने बताया, उस ढंग से इसको हम चाहेंगे कि आपको सब सुविधाएं मिले। आपका रिसेप्शन हमने वादा किया तो पूरा हो गया, अच्छा बन गया रिसेप्शन। मैं समझता हूँ लोगों को भी, जो आने वाले यहाँ पर हमारे प्रदेशवासी, उनको भी आराम मिल रहा है और सब सिस्टम ठीक हो गया। तो यही बातें मुझे आपसे कहनी थी। बहुत ही मुबारक मौका है, मुझे पहले भी कई बार आने का अवसर मिला है। अभी जब 2 साल करीब कोरोना काल जो रहा है, उसमें सब प्रोग्राम बंद हो गए, पर कोरोना के अंदर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस रूप में आपने लॉकडाउन के अंदर भी जो काम किया, पूरे प्रदेशवासियों ने सहयोग किया मुझे। हमने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी उस वक्त में, करीब 250-300 तो खाली कोरोना को लेके थी। इतना शानदार प्रबंधन हुआ, इलाज फ्री हुआ, ऐसा बहुत कम राज्य में होगा। और नंबर 1 रहे हम लोग कोरोना प्रबंधन के अंदर, देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश और देश के बाहर भी गया, प्रबंधन की आज पूरा देश में आज भी तारीफ करते हैं लोग। और ये सब आप सबके सहयोग से संभव हुआ। NGO, एक्टिविस्ट, धर्मगुरु, सबको मैंने आह्वान किया, पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, बातचीत करी, और सब ने मिलके जो सेवा की है, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ये तो हमारा धर्म था। मुझे खुशी है कहते हुए कि वास्तव में आप लोगों ने जो प्रबंधन किया, हमने 5 किस्तों में पैसा भेजा गरीबों को, ढूंढ करके, जो चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सोते हों, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, ठेले वाला हो, सबके रोजगार बंद हो गए। जब लॉकडाउन में लग गया तो ठेले का चलेंगे फिर। उन लोगों के लिए अलग से 35-40 लाख लोग थे, उनके अलग अलग हमने 5 किस्तों में 5,500 रुपये भेजे, वो भी थोड़ा आराम से रहे। इस प्रकार से हमने कोई कमी नहीं रखी। और उसमें सचिवालय के हमारे तमाम साथियों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा, तो वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो एक चैलेंज था हमारे सामने कोरोना का, पूरे विश्वव्यापी महामारी फैलना। आज भी चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरिया के अंदर आज भी फैल रहा है। आज भी वो गया नहीं है, थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग भी। और कई लोगों के घरों से परिवार के लोग चले गए, क्या बीतती उनके ऊपर आप सोच सकते हो। उस वक्त में चाहे ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, दवाइयों की बात हो, हमने चार्टर प्लेन किए था, बम्बई भेजा हो, टाइम पे दवाएं आए। एक दिन में डिले क्यों हो, किसी की जान क्यों जाए, एक एक चीज़ का हम लोगों ने मॉनिटरिंग की थी। पर जो सहयोग आपका मिला वो अद्भुत था, सबने सहयोग किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर के, जो हमारा मुख्य ध्येय है, चाहे हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चाहे आप लोग सहकारी सेवा में हैं, हम सब मिलकर के जो स्कीम बनाई हम लोगों ने, किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे वो शहर के लिए हो या गांव के लिए हो, इतने फैसले किए हैं। उन फैसलों को लागू करना एक चुनौती हो रहा है सरकार के सामने। इंदिरा गांधी जी के नाम से हमने शहरी
रोजगार योजना नरेगा के पैटर्न में शुरू करी। 100 दिन का रोजगार देश में कहीं पे भी नहीं है। तो लागू करने के लिए तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। नरेगा में 25 दिन बढ़ा दिए हम लोगों ने स्टेट फंडिंग से। तो जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो मुझे खुशी है कि सरकार के स्तर पर अभी 800 जो हमने घोषणा की थी करीब 350-400 के तो आदेश निकल चुके हैं। पूरी मॉनिटरिंग चल रही है। मैं आपसे मार्मिक अपील करना चाहूँगा योजनाओं को लागू करवाने में और गांव तक उसका लाभ मिले गरीबों को, आम लोगों को, किसानों को वो सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय कर्मचारी संघ और सचिवालय कर्मचारियों का, अधिकारियों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो आप निभाएं, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन रहेगा। यही बात कहता हूँ। मैं आपको इतने कहना चाहूँगा जो मांगे रखी गई है उनको मैं वापस दिखवाऊँगा और आप निश्चित है जो भी संभव होगा। एक बात और मुझे कहनी है, हमारे कुछ साथी बैठे हुए धरने पर CHA वाले, अब छोटे बच्चे उनके हाथ में हैं, 2 साल का, 1 साल का, कभी टीवी में झलक पड़ जाती है, बहुत दुख होता है। उनके लिए मैंने बजट के अंदर एक पैरा बनाया CHA वालों के लिए, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के लिए। इन्होंने अच्छा काम किया। तो उस वक्त में आपको मालूम है कि पहली लहर जब थी तो लोगों को भय था, भय बहुत था। पता नहीं, मैं खुद तकलीफ में नहीं आ जाऊँ। डॉक्टर भी डरते थे जाते हुए, कई लोग ICU के अंदर। वो वक्त भी देखा हमने, हालांकि मृत्यु दर कम थी उस वक्त। दूसरी लहर में मृत्यु दर बहुत भयंकर थी, पूरे देश के अंदर हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन का भी, कई लोग मारे गए, पर भय खत्म हो गया कई जगह पर। तो तीसरी लहर तक तो वैक्सीन लग गई तो कम से कम मृत्यु दर तो नहीं हुई, बहुत मामूली सी हुई। पर हमने इनको लगाया टेम्परेरी बेसिस पर। मेरे पास ये लोग मिले, मुझसे मिले, मैंने कहा कि आपका विशेष ध्यान रखें, इसीलिए मैंने पहला लिखा है कि आपके लिए कोई रास्ता निकालेंगे, हेल्थ वर्कर का या वॉलंटियर का कोई निकालेंगे। क्योंकि अगर आप लगे हो एक साथ में तो ऐसा कोई नियम कायदा है तो बता दे मेरे को, मैं अभी साइन कर दूंगा। अगर वो लग सकते नौकरी उनकी तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। पर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिना प्रक्रिया अपनाए हुए किसी की नौकरी लग जाए। ये तो आप सब बैठे गवाह होंगे इस बात के। तो नौकरी कैसे लग सकती है? फिर जो पहले गए लोग अटके पड़े, अभी भी गए लोग आते हैं, उन्हें इसलिए नहीं लग पा रही है। अगर प्रोसेस से लगे हुए वो लोग हैं जिसमें SC, ST, OBC, EBC जो भी है, अगर वो पूरी प्रक्रिया अपनाई हुई है तब तो फिर भी उनके लिए चांस होते हैं। कोई तरीका निकलता है, 5, 10, 20% उनको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं। ये तो 4-6 महीने लगे काम किया हुआ उन्होंने, 8-9 महीने किए होंगे, और इनको लगा नहीं सकते हम लोग क्योंकि बिना प्रक्रिया के आए हुए हैं। अगर ये चाहते एक बार मैं वापस ज्वाइन करवा तो करवा भी देंगे, 10 साल बाद में ये ऐसे ही फिरते रहेंगे, कभी पक्के हो ही नहीं पाएंगे। तो कम से कम ऐसे जो मामले होते हैं उसमें आप अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि आप तो सचिवालय में बैठे हैं तो आप जानते हो कि नियम कायदे क्या होते हैं। या फिर मेरे को नियम कायदे बता दीजिए कि इस प्रकार से कर सकते हैं इनका, तो मैं मदद कर दूंगा उनकी, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु इस प्रकार से जो है इतनी नियम है, इतनी हमने नियुक्ति दिए, कॉन्ट्रैक्ट वालों का अलग कैडर बना दिया हम लोगों ने। यहाँ तक कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में लगे हुए हैं उनका एक कैडर बन गया तो कम से कम आराम हो जाएगा उनका आगे पक्का करने के अंदर भी। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है। बूढ़े आदमी हो गए, वो VRS लेना चाहता कोई आदमी तो उसकी जगह लग जाती है, उनके बच्चे की नौकरी लग जाए, वो हमने कर दिया। और कई नियमों में बहुत शिथिलता दी गई है। कई नियम तो पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में SLP की गई सरकार द्वारा। SLP वापस लेना आज तक कभी इतिहास में सुना नहीं होगा आपने। हमने SLP वापस ले लेकर के लोगों की नौकरी लगाई है। सरकार जब 1 लाख नौकरी लगा चुकी है, जो पिछली सरकार से चली आ रही थी पेंडिंग,
1 लाख का फंड चल रहा है और 1 लाख मैंने घोषणा करी वापस बजट के अंदर। 3 लाख नौकरियां आज तक अभी लगी क्या 1 साल के अंदर, ये 5 साल के अंदर। तो जब सरकार आगे बढ़ करके ऐतिहासिक फैसले कर रही है तो आप सबको सहयोग करना चाहिए उसके अंदर कि किस प्रकार हम लोग उसमें अपनी भूमिका निभाएं कि टाइम पे नौकरी लग जाए। कितनी अड़चन आ रही है, कोई पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक खाली राजस्थान में नहीं हो रहा है, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, आर्मी के सर्विसेज के अंदर, सब जगह हो रहे हैं। आप सोचते क्यों हो रहे हैं, आप मालूम है आपको ही। ऐसे कई एलिमेंट होते हैं, गैंग बना लेते हैं, बेरोजगारी है, वो भी एक कारण है। ये तमाम हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। तो आप बताइए कि जो नौकरी 3-3 लाख हम लगा रहे हैं उसमें अड़चन कहीं आती है तो आप भी उसमें सहयोग करो। आप बताइए आपके अपने अनुभव से सरकार को कि आप ये तरीका अपनाओ तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पब्लिक बताए हम लोगों को, हम तो हमारा माइंड ओपन है। हम तो मैनिफेस्टो बनाते हैं, पब्लिक को पूछ के बनाने लग गए हैं। आगे मैनिफेस्टो आएगा तो आम जनता क्या सोचती है, क्या मांग करती है, आधार बना के हम लोग उसको पूरा करेंगे, बनाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो कोई भी समस्याएं, कोई किसी की मांग है, हड़ताल में जाना तो आखिरी पॉइंट होना चाहिए। उसके पहले प्रयास तो करें, भाई समझने की कोशिश तो करे कोई व्यक्ति, उसमें आप लोग भी अपनी भूमिका अदा करें। यही बात कहता मैं इसको, जो आपके कर्मचारी संघ है उनके अध्यक्ष जी को, पदाधिकारी को कहना चाहूँगा, उनकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए इन कामों के लिए। मैंने बोला अभी यही बात कहता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं श्री कपिल देव, अध्यक्ष राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ से अनुरोध करूंगा कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें।